वेलकम टू सिराज स्टडी पॉइंट। गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम फिर से हाजिर हैं अपने डेली करंट अफेयर्स क्लासेस के साथ। आज 29 जनवरी की करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपको जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और भी जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करिए। और क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, उस पर आपको क्लास के बाद तुरंत थोड़ी देर में आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आप एट द टाइम जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप उसको रिवीजन कर सकें जल्द से जल्द, बजाय कि इतना लंबा वीडियो देखने के। ठीक है, मैं कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करूँगी। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, हमारा जो शुरू के क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा एलेबरेट करके होते हैं, मैक्सिमम यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर। और जो हमारे बाद के क्वेश्चन होते हैं वो हमारे वनडे एग्जाम्स को ध्यान में रखकर वन लाइनर होते हैं, जिसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं होता है, बट फिर भी जितना हो सकेगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। रियो टिंटो के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, रियो टिंटो के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो इसका आंसर है जैकब स्टासोल्मो। जैकब स्टासोल्मो जो है हमारे रियो टिंटो के सीईओ हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि रियो टिंटो पहली चीज़ तो है क्या। ठीक है, तो रियो टिंटो एक कंपनी है जो लिथियम की माइनिंग करने के लिए काम करती है। ठीक है, ये एक इंडो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। इंडो ऑस्ट्रेलियन ये एक इंडो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जो लिथियम के जो भंडारण होते हैं, यानी कि लिथियम को लेके जितने भी रिसर्च होते हैं उसको लेके लिथियम के लेके काम करती है, लिथियम की माइनिंग करती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि लिथियम की माइनिंग करती है और उसके बाद जो भी लिथियम के जो उपयोग होते हैं उसका जो रिसर्च में जो काम होता है उन सबको लेकर उस पर काम किया जाता है। ठीक है, ये एक इंडो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये टॉपिक हमारा विवाद में क्यों है। तो चूँकि ये एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, ठीक है, और अभी ये टॉपिक विवाद में इसलिए आया क्योंकि ये कंपनी जो है सर्बिया में जो है माइनिंग के लिए वहाँ पे जाने का परमिशन मांग रही थी। मतलब ये कि जो जैसे सर्बिया जो कंट्री है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिथियम के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, सर्बिया जो कंट्री है वहाँ काफ़ी अधिक मात्रा में लिथियम एनरिच्ड कंट्री है। ठीक है, तो वहाँ पे ये माइनिंग करने के लिए ये जो कंपनी थी ऑस्ट्रेलियन कंपनी, इंडो ऑस्ट्रेलियन कंपनी, वो परमिशन मांग रही थी। बट जैसा कि सर्बिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, इंटरनेशनल रिलेशन उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंध बेहतर नहीं है, स्ट्रैटेजिक रिलेशन उनके अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से सर्बिया में काफ़ी विरोध हुआ और सर्बिया से मतलब उन्हें मना कर दिया गया कि आप माइनिंग करने हमारे यहाँ नहीं आ सकते। अब ये जो विवाद रहा है ये हमने कुछ दिन पहले जो पढ़ा था नोवाक जोकोविच को लेकर, कि ये उसी का पर्सपेक्टिव सामने आया कि नोवाक जोकोविच को जब वो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्हें वहाँ पे खेलने से मना कर दिया गया, ये कह के कि आपने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है, कोविड की वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। इसलिए उसी के अपोजिट में विरोध में ये काम सामने आया कि सर्बिया ने भी जो रियो टिंटो कंपनी थी उसको यहाँ पे आने से मना कर दिया, सर्बिया में आने से मना कर दिया। अब यहाँ पे एक और पर्सपेक्टिव है कि चाइना, क्योंकि चाइना और सर्बिया के रिलेशन अच्छे हैं काफ़ी, और जैसा कि मैंने पहले के सेशन में भी बताया था चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला देश था जिसने जब कोविड की चीज़ें सामने आई थी, कोविड एज अ वायरस सामने आया था, तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला देश था जिसने चीन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, और चाइना काफ़ी अधिक मात्रा में सर्बिया में इन्वेस्टमेंट करता है, जिसकी वजह से ऐसा रहा है कि चाइना और सर्बिया के रिलेशन अच्छे रहे हैं और सर्बिया से ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन ख़राब होते रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि लिथियम के क्या क्या फ़ायदे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये भी सामने आया, स्टॉप रियो टिंटोज माइन डिस्ट्रॉइंग सर्बियाज नेचर, की ऐसा भी सामने आया कि अगर वो लिथियम की माइनिंग करेंगे सर्बिया में तो नेचर को भी नुकसान होगा, इसलिए वहाँ के लोगों ने काफ़ी मना किया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं सर्बिया को, मैप में सर्बिया की लोकेशन ये देखिए, यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पे सर्बिया मैप में दिखाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे भी सर्बिया का एलेबरेट मैप आप देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है, मैं बता दूं कि लिथियम की जब हम बात कर रहे हैं तो लिथियम की माइनिंग ही क्यों करने की बात की जा रही है, यानी कि लिथियम में कुछ तो फ़ायदे होंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिथियम, पहली चीज़ तो ध्यान लीजिए आप, एक एल्केली मैटर है। ठीक है,
और जो है लिथियम जो है हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। और हाईएस्ट मेटल होता है, लाइटेस्ट मेटल होता है, सॉरी लाइटेस्ट मेटल होता है, यानी कि सबसे हल्का मेटल्स में सबसे हल्का माना जाता है, सबसे हल्का लाइटेस्ट मेटल होता है। एक एल्कली मेटल है, हाईली रिएक्टिव है, और इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो हाईएस्ट होती है। क्या चीज़ हाईएस्ट होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है लिथियम की काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसका यूज़ जो है आगे आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि जो हमारे मोबाइल की बैटरीज़ होती हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। बहुत सारे जो हमारे इन्वर्टर से लेके जो हमारी डिस्चार्ज जहाँ पे भी हम एज अ चार्जिंग के लिए यूज़ करते हैं कंपोनेंट एज अ, उसमें भी यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि सर्बिया ने मना किया तो उन्होंने तो ये बोला कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से हम मना कर रहे हैं, बट चूँकि ये एक इंटरनेशनल रिलेशन का मुद्दा है और स्ट्रैटेजिक संबंध ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया के अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे विरोध हमें देखने को मिला कि सर्बिया द्वारा विरोध किया गया इंडो ऑस्ट्रेलियन जो कंपनी है रियो टिंटो का, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, क्यों ये टॉपिक विवाद में है और इसके क्या क्या पर्सपेक्टिव हैं। यहाँ पे मैंने लिथियम के पॉजिटिव्स भी बताएं आपको कि लिथियम को ही लेकर क्यों माइनिंग की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप ये सब चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सऊदी अरब ने 30 वर्षों के बाद किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के साथ संबंध बहाल किए हैं? क्या चीज़ हाल ही में सऊदी अरब ने 30 वर्षों के बाद किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के साथ संबंध बहाल किए हैं? थाईलैंड के साथ किया गया है। यानी कि सीधी सी बात है कि थाईलैंड और सऊदी अरब के रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, ये आपका सऊदी अरब का मैप है, सऊदी अरब का मैप है ये, और यहाँ पे ये थाईलैंड का मैप है, ठीक है। थाईलैंड का जैसा कि आपको यहाँ दिखाया जा रहा है थाईलैंड का मैप है, ये सऊदी अरब का मैप है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सऊदी अरब का मैप है और ये थाईलैंड का ये दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्यों इतने सालों से रिलेशन ख़राब रहे हैं और अभी हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो 1989 चलते हैं कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो 1989 में सऊदी अरब में एक चोरी हुई थी, जो वहाँ एक चोरी हुई थी जिसके जो सामान था, जिस बंदे ने चोरी की थी यानी जिस इंसान ने जो चोरी की थी 1989 में, वहाँ के जो राजा थे और राजकुमार थे उनके काफ़ी सारे गहने और उनके काफ़ी सारी ज्वेलरी एक चोर उठा के ले गया था जो वहाँ पे काम करता था उनके राजमहल में, और वो भाग कर कहाँ पहुँचा था? थाईलैंड पहुँचा था, ठीक है, थाईलैंड पहुँचा था। पर जब थाईलैंड वालों ने उनको पकड़ा, मतलब थाईलैंड की जो पुलिस रही होगी या फिर जो भी वहाँ के सिक्योरिटी पर्पज़ से जो लोग रहे होंगे, उन लोगों ने जब उस इंसान को पकड़ा, उस जो उनका चौकीदार था उसको पकड़ा राजा के, तो उसने जब वापस किया सऊदी अरब को सारे जो ज्वेलरीज थे या फिर जो भी सारी चीज़ें थी, हीरे जवाहरात जो भी थे, हीरा वगैरह सारा जो ब्लू डायमंड था, सारी चीज़ें जब वापस की गई तो सऊदी अरब ने ये क्लेम किया कि ये जो ज्वेलरीज़ हैं या फिर ये जो सारे चीज़ें हैं वो सब फेक हैं, यानी कि सही नहीं है। फेक ज्वेलरी की बात सामने आई थी जिसकी वजह से ये स्कैंडल काफ़ी ज़्यादा विवाद में रहा, और इस स्कैंडल को कहते हैं ब्लू डायमंड अफेयर। इसे कहते हैं ब्लू डायमंड अफेयर। ये जो बात विवाद में रही थी उसको बोलते हैं ब्लू डायमंड अफेयर, जिसको लेकर ये 1989 का एक स्कैंडल सामने आया था, जिसकी वजह से तब से लेकर सऊदी अरेबिया और थाईलैंड के बीच में अच्छे संबंध नहीं थे। पर अब जो है इन दोनों के बीच में अच्छे राजनीतिक संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इसमें कहा गया 30 वर्षों के बाद जो है इन दोनों के बीच संबंध अच्छे बनने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे समझाने वाली इतनी ही बात थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुनिया में पहली बार एक रोबोट ने बिना किसी इंसानी मदद के सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यह प्रयोग किस पर किया गया है? तो यह प्रयोग सुअर पे किया गया है। पहली बार किसी रोबोट ने, यानी कि रोबोट जो था उसने सर्जरी की है बिना किसी ह्यूमन सपोर्ट के, बिना किसी इंसान के सपोर्ट के रोबोट ने एक सर्जरी की है। जो किस पे किया गया है? सुअर पे किया गया है। सुअर के आँत के 2 सिरों को जोड़ा गया है। किस पे किया गया है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है सुअर की आँत पर। आँत के 2 सिरों को जोड़ा गया है। सुअर जो बिना ह्यूमन हेल्प के ये रोबोट द्वारा सर्जरी की गई। इस रोबोट को क्या नाम दिया गया है? स्टार, ठीक है। इस रोबोट को नाम दिया गया स्टार, स्मार्ट टिश्यू ऑटोनोमस रोबोट। क्या? स्मार्ट टिश्यू ऑटोनोमस
रोबोट, इसको नाम दिया गया है स्मार्ट टिश्यू ऑटोनोमस रोबोट, दैट इज स्टार, इस रोबोट को नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कहाँ पे सर्जरी की गई, सुअर के इंटेस्टाइन मतलब जो आंत होती है उसके वहाँ पे सर्जरी की गई है। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि क्या चीज़, जो सुअर की आंत की सर्जरी की गई है। तो ये आने वाले टाइम में ये भी देखा जा सकता है कि हम जो है इस फील्ड में रोबोट जो है हमारी सर्जरी करें, यानी ह्यूमन सर्जरी की बातें हो रही हैं, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा ये एक लाइमलाइट में मुद्दा रहा है, जिसकी वजह से हम इसकी बात कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि ये स्टार यानी कि स्मार्ट टिश्यू ऑटोनोमस रोबोट जो है वो ह्यूमन सर्जरी के लिए भी यूज़ किया जाए, जैसा कि अभी तक नहीं हुआ है ह्यूमन सर्जरी के लिए, बट आगे आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के बैंक की स्थापना के प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी अभी भी लंबित है? तो ये बैड बैंक के लिए हुआ है। वैसे ये न्यूज़ अभी ये जो है न्यूज़ 28 जनवरी की है कि लंबित है, बट 29 जनवरी को जो है कर दिया गया है, यानी बैड बैंक जो है 50,000 की अपनी इनिशियल इनकम के साथ सामने आया है, जिसे आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे बैड बैंक होता क्या है, क्योंकि जैसा कि हम यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं अभी इसमें तो बोला जा रहा है आरबीआई ने मंजूरी नहीं दी, पर आरबीआई ने मंजूरी दे दी है 50,000 के बेसिक उसके इनकम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं बैड बैंक होता क्या है। बैड बैंक, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे जो बैंक हैं काफ़ी टाइम से एनपीए को लेकर काफ़ी विवाद में रहे हैं, यानी एनपीए से ग्रस्त हो चुके हैं। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसिड। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसिड वह एसिड जो अब परफॉर्म नहीं कर रही, यानी कि जैसे मान लीजिए बैंक ने किसी को लोन दिया, पर उसको ना उस लोन का ब्याज मिल रहा है, ना ही वो लोन वापस मिल रहा है, और उस चीज़ को काफ़ी टाइम हो चुका है, यानी 90 दिन से ज़्यादा जब हो जाता है, जो अगर कोई किसी भी लोन का जो मूलधन है और उसका ब्याज अगर 90 दिन से ज़्यादा समय तक बैंक के पास वापस नहीं आता, तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसिड कहते हैं। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसिड कहते हैं। ठीक है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसिड यानी एनपीए की समस्या को सॉल्व करने के लिए बैड लोन का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसे जो है लास्ट ईयर जो हमारा बजट आया था इकोनॉमिक सर्वे, उसमें भी बैड बैंक का कॉन्सेप्ट दिया गया था। आई होप कि ऐसा हो सकता है कि अभी जो हमारा बजट आने वाला है कुछ दिनों में, उसमें भी बैड बैंक का कॉन्सेप्ट सामने आया और बैड बैंक की स्थापना की जा चुकी है, ऐसा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये हम करते हैं कि एनपीए क्या, तो एनपीए जैसे मैंने बताया 90 दिनों तक अगर उसका मूलधन और ब्याज वापस नहीं आता बैंक के पास, तो चूंकि इससे क्या होता है, बैंक की जो क्रेडिट जो साख होती है, यानी कि बैंक की जो बैलेंस शीट होती है वो ख़राब होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बैंक एक जगह से पैसा लेती है और दूसरी जगह देती है। अगर बैंक के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो लोन कैसे देगी, वो जो अपने सारे इंसेंटिव्स चलाती है वो कैसे चलाएगी। तो यहाँ पे इसीलिए बैड बैंक का कॉन्सेप्ट सामने आया है कि बैड बैंक के थ्रू एक कंपनी का गठन किया जाएगा, जिसका नाम होगा NARCL। क्या, नेशनल एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। क्या, नेशनल एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इसका गठन किया जाएगा। ठीक है, नेशनल एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो इंडिया की पहली फर्स्ट बैड बैंक होगी, जो इंडिया की पहला बैड बैंक होगा। ठीक है, ये 50,000 रुपये की एसिड के साथ बनाया जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि एनपीए और बैड लोन जो होता है उसको रिकवर करने का एनपीए को रिकवर करने के लिए बैड बैंक जो है वो जो हमारे बैंक्स हैं उनकी मदद करेगा, कि उनका जो है ये इसमें लिमिट भी रखी गई कि 15% जो फंड है वो खुद बैड बैंक देगा और 85% समथिंग को बाद में रिकवर करने पे हेल्प करेगा। तो इन शॉर्ट ये है कि जो बैंकों की साख ख़राब हो रही है, बैंकों की बैलेंस शीट जो ख़राब दिख रही है, उसमें जो इतने सारे एनपीएस दिख रहे हैं, उसको सही करने का काम हमारा बैड बैंक करेगा। तो ये बैड बैंक का कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आने वाले टाइम में हमें जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है इस बार का, और बजट में भी बैड बैंक का कॉन्सेप्ट देखा जा सकता है, जैसा कि जो हमारा लास्ट ईयर का बजट था उसमें भी निर्मला सीतारमण जी ने इसकी बात की थी। तो इस बार भी हो सकता है कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो इस चीज़ पे फोकस करें और इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने का काम करें। जैसा कि मैंने कहा, जो पहली बैड बैंक संस्था होगी वो NARCL होगी, यानी कि नेशनल एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले
हमारा अगला क्वेश्चन है, वुहान के वैज्ञानिकों ने उच्च मृत्यु के साथ नए कोरोना वायरस की चेतावनी दी। नए संस्करण का नाम क्या है? ठीक है, तो नए संस्करण का जो नाम है नियोकोव है। ठीक है, जो नया कोरोना का संस्करण सामने आया है उसका नाम नियोकोव है, जिसे साउथ अफ्रीका में खोजा गया है। ठीक है, कहाँ पे खोजा गया है? साउथ अफ्रीका में खोजा गया है। जो हमारा नया संस्करण आया है कोरोना का, नियोकोव, फाउंड इन साउथ अफ्रीका, किसके द्वारा खोजा गया है? ये वुहान लेबोरेटरी, जहाँ से कहा गया था कि कोरोना वायरस का जन्म हुआ था, वुहान लेबोरेटरी से खोजा गया है, वुहान लेबोरेटरी द्वारा खोजा गया है। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं सामने आ रहे हैं उससे ये है कि इसकी डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है, और इन्फेक्शन की रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसकी डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, इन्फेक्शन की रेट की भी काफ़ी ज़्यादा, और ये सबसे घातक वेरिएंट अभी तक का सामने है। यानी कि इसके पहले जो हम लोग वेरिएंट देखे थे, जो 5 वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स, जिसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन हमने देखा था 5 टाइप के, उसमें जो सबसे ज़्यादा घातक वेरिएंट है वो हमारा ये रहेगा, अगर ये सामने आता है तो, नियोकोव। इससे पहले यहाँ पे एक और मैं बात बता दूं कि 2012 से 15 के बीच में मध्य पूर्वी देशों में भी इसको देखा गया था, जैसा कि वुहान लेबोरेटरी ने क्लेम किया है कि इसके पहले 2012 से 15 के बीच में मध्य पूर्वी देशों में भी ये देखा गया था। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, देखिए नियोकोव जो है वो हमारा कोरोना का सबसे घातक वेरिएंट है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये हमारा ऐसा दिखेगा। ठीक, आने वाले टाइम में कोविड स्ट्रेन विथ हाई डेथ इंसेंटिव, कोविड स्ट्रेन है ये जो हाई डेथ इन्फेक्शन होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 5 वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो हमारा ये जो 5 वेरिएंट है, यहाँ पे ध्यान देखिए, ये अल्फ़ा है। अल्फ़ा कहाँ खोजा गया था? ब्रिटेन में सबसे पहले मिला था अल्फ़ा, जो हमारा था वेरिएंट, वो ब्रिटेन में मिला था। बीटा दक्षिण अफ्रीका में मिला था। गामा ब्राज़ील में मिला था। डेल्टा वेरिएंट जो था हमारा भारत में सबसे पहले मिला था। और ओमिक्रॉन जो है कई देशों में व्याप्त मिला था हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी बातें ध्यान देने के लिए हैं, तो आप इस पर फोकस करिएगा कि कहाँ कहाँ पे कौन से वेरिएंट मिले थे सबसे पहले, और कितने वेरिएंट अभी तक 5 वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो हमारे ढूंढे गए हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन। जो हमारा 6th वेरिएंट आ रहा है कंसर्न, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, उसका नाम है नियोकोव, जिसे साउथ अफ्रीका में खोजा गया है। ठीक है, इसकी डेथ रेट और इन्फेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा है, और सबसे घातक वेरिएंट सामने आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पुलिस ने इस वर्ष दिए गए कुल 189 पुलिस पदकों में से 115 पुलिस पदक वीरता हासिल किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने किया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर को 26 जनवरी के दिन पहली चीज़ तो जो सारे पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उसमें राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया। क्या दिया गया? राष्ट्रपति पुलिस पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया, जो 1951 से स्टार्ट था। ठीक है, उसमें जो है 189 जो पुलिस पदक दिए गए उसमें 115 पुलिस पदक सीधे जम्मू कश्मीर के पुलिस, यानी जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो पुलिस के डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उनको दिया गया। ठीक है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये केरल में स्थापित किया गया है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, केरल में तो स्थापित किया गया, बट ग्राफीन है क्या? यहाँ पे हम बात करते हैं कि ग्राफीन है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि ग्राफीन जो होता है वो कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, कार्बन यानी कि कार्बन का हमारा अपर रूप है, जिसकी जो विद्युत चालकता होती है, उच्च विद्युत चालकता होती है, बड़ा सरफेस एरिया होता है, इसकी तन्यता यानी कि तन्यता उसकी बहुत ज़्यादा होती है, इलास्टिसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, और रासायनिक दक्षता भी इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ग्राफीन, जैसा कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि ग्राफीन का यूज़ हम अपनी जो मोबाइल फ़ोन होता है उसकी जो हमारी फ्रंट जो स्क्रीन होती है उस पर किया जाए, और एज जो सोलर सेल यूज़ होता है उसके रूप में किया जाए, पेंट्स जो हमारे पेंट हम लोग घर में यूज़ करते हैं उसके थ्रू किया जाए। मतलब काफ़ी सारे यूजेज हैं जो आने वाले टाइम में देखे जाते हैं, क्योंकि इसका ये विद्युत चालकता इसकी बहुत ज़्यादा है, तन्यता अच्छी खासी है, इलास्टिसिटी रासायनिक दक्षता इसकी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ग्राफीन जो है कार्बन का अपर रूप है, और ये जो है ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? केरल में।
सरकार ने किस बैंक के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ एकीकरण को अधिसूचित किया है? ये किया है पीएमसी बैंक। पीएमसी बैंक यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक सरकार ने इसी के साथ जो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का एकीकरण किया है पीएमसी बैंक के साथ। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 27 जनवरी को मनाया जाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। इसकी इस साल की थीम क्या है? मैं आपको बता दूं, मेमोरी डिग्निटी एंड जस्टिस। क्या? मेमोरी डिग्निटी एंड जस्टिस इसकी थीम है। क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि आई थिंक ये सभी नया सुन रहे होंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। तो ये मनाया इसलिए जाता है कि सन 1933 से लेकर 1945 यानी जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, 1933 से 45 के बीच में नाजियों द्वारा, जो जर्मनी के नाजी थे उनके द्वारा 6 मिलियन यहूदियों को मार दिया गया था। ठीक है। जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार था उस समय जो नाजी थे जर्मनी के, उनके द्वारा 6 मिलियन यहूदियों को मार दिया गया था, जिसकी वजह से यूएन द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है 27 जनवरी को। ठीक है। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो ये लोकसभा सचिवालय ने किया है। डिजिटल संसद नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया है। इसका सीधी सीधी बात आपको समझ में आ रही है। डिजिटल संसद से मतलब क्या है? क्योंकि जो सांसद होते हैं हमारे, उनको लोकसभा और राज्यसभा में लैपटॉप ले जाके काम करना ये सब अलाउ नहीं होता है। तो डिजिटल संसद नामक एक ऐप लॉन्च किया गया जिसके थ्रू वो अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकें। संसद को कोई नोटिस देना हो तो वो ऑनलाइन दी जा सके, हाउस बुलेटिन किया जा सके, व्यक्तिगत अपडेट आदि जो जानकारियाँ होती हैं वो सांसदों को तुरंत मिल सके। ठीक है। प्रश्न जो उनको पूछने हैं या फिर पहले से पेशी देनी है या फिर पहले से किसी चीज़ को लेकर इन्फॉर्म करना है कि हम ये प्रश्न पूछने वाले हैं, ऐसा समथिंग जो भी काम होते हैं सांसद की क्रिया से रिलेटेड, उसमें जो डिजिटल संसद नामक ऐप है वो उस जो सांसदों की भी हेल्प करेगा और उससे जो सांसद का जो कार्य है वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य होगा, यानी कि उसकी दक्षता बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस सरकार ने हाल ही में 13 नए ज़िले बनाए हैं? तो आंध्र प्रदेश ने 13 नए ज़िले बनाए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये है आंध्र प्रदेश ने पहला, ओल्ड आंध्र प्रदेश और न्यू आंध्र प्रदेश, 13 नए ज़िले बनाए हैं। ठीक है। और अब जो है टोटल ज़िले कितने हो गए? 26 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। 26 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, 26 ज़िले। नॉर्डिक क्लिंकर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में किसने जोड़ा है? तो ये यूनेस्को ने जोड़ा है। नॉर्डिक क्लिंकर नौकाएं क्या होती हैं? तो ये लकड़ी के बोर्डों को एक साथ जब बांधा जाता है तो उसे क्लिंकर कहते हैं। उससे जो बनी नाव होती है उसे ही यूनेस्को ने अपनी विरासत सूची में शामिल किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस तरह की नाव होती है, नॉर्डिक क्लिंकर बोट्स इन्हें कहते हैं, नॉर्डिक क्लिंकर बोट्स, जिनमें लकड़ी के ये जो पतले पतले बोर्ड होते हैं उनको एक साथ जोड़कर बांधा जाता है। ठीक है। नया मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बना है? तो ये बने हैं वी अनंत नागेश्वरनी। नया मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ये बने हैं वी अनंत नागेश्वरनी। ठीक। पीएम मोदी ने हाल ही में कहाँ पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली में किया गया है, पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन। ठीक है। अब यहाँ पे पंडित जसराज के बारे में मैं बता दूं कि पंडित जसराज जो है ये मेवाती संगीतज्ञ हैं, एक संगीतज्ञ थे, इनकी मृत्यु हो चुकी है। क्या थे ये? संगीतज्ञ थे। ठीक है। और ये किस घराने से थे? ये मेवाती घराने से बिलोंग करते थे। ठीक है। मेवाती घराने से बिलोंग करते थे, संगीतज्ञ थे।
ऐसा क्यों किया गया है, नरेंद्र मोदी जी ने मतलब हमारे पीएम जी ने क्यों ऐसा किया है, तो ये इनका मेन उद्देश्य था भारतीय संगीत के वैश्वीकरण का आह्वान करना, यानी कि जो भारतीय हमारा संगीत है उसको वैश्विक पहचान मिले, बाहर देश विदेश में भी उसकी एक बेहतर पहचान साबित हो, और एक उससे वैश्वीकरण का जो एक हमारा एम रहता है, वैश्वीकरण का जो हम मुद्दा उठाते हैं उसको लेकर काफ़ी सहज और अच्छी बेहतरी देखने को मिले, उसके लिए इन्होंने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या भारतीय संगीत के वैश्वीकरण के लिए। लाला लाजपत राय की जयंती किस तिथि को मनाई गई थी, लाला लाजपत राय की जयंती 28 जनवरी को मनाई गई थी। इनको क्या लाला लाजपत राय की जो जन्म हुआ था 1865 में हुआ था, ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1928 में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे लाला लाजपत राय एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इनको जो है 1928 में जब 7 कमीशन का विरोध किया जा रहा था तो उस समय लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनको शेरे पंजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, शेर ए पंजाब भी कहा जाता है, इनको शेरे पंजाब भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, और प्लीज़ अपने जो भी आपके व्यूज़ हों उसे कमेंट बॉक्स में पिन करें। आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक लगा है उस पर मिल जाएगी, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। जो लोग भी व्यू करते हैं वीडियो को उसको प्लीज़ लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। और अगर आपको जो भी कमेंट्स हों, जो भी आपको इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो भी अच्छी बुरी बात हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पिन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।